हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग भारत के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 11th 12th ग्रेजुएशन और एमए सारे क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब हम 11th में भी पॉलिटिकल साइंस विषय में जब हमने पढ़ा था तो ये क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिला था। फिर 12 में भी पढ़े थे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिला और फिर एमए में तो पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ता है। तो आप यहाँ जो है अच्छे से अगर एक बार में अगर समझ लेते हैं तो आप कोई भी विषय में, जैसे ये हिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 11th का दे रहे हो यानी इंटर का दे रहे हो या फिर बीए का या फिर एमए का या फिर हिस्ट्री विषय में किसी भी क्लास का दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद जो है कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए यहाँ हम डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जिस क्लास में जितना वर्ड में लिखने के लिए कहेगा आपको उस अनुसार से लिखना है, लेकिन हम यहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे। तो सन 1947 में भारत का विभाजन होता है। 1947 में ही क्या कहता है, हमारा देश आज़ाद भी होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या विभाजन अनिवार्य था, तो इसके बारे में आइए हम डिटेल से जानते हैं। क्या विभाजन अनिवार्य था या नहीं था? अगर विभाजन हुआ तो उसका कारण क्या है? 1900 हमें आंसर लिखना है। 1947 से पहले के इतिहास का अध्ययन जब हम करते हैं और करते समय जब भी भारत के विभाजन की बात रखी जाती थी तो विचारशील पाठक को यह बात अनुचित लगता था। यानी कि जो भी विद्वान थे पढ़े लिखे जो विद्वान थे उनको जो है ये बात बहुत ख़राब लगता था कि भारत का विभाजन होगा। वो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें जो है आने लगता था, भय, डर और तरह तरह की बातें जो है आने लगता था, क्योंकि 1947 से कुछ दिन पहले से ये पता चल रहा था कि देश तो आज़ाद होने वाला है और आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी होने वाला है। तो जो पाठक होते थे, जो विद्वान होते थे, जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अधिकांश भारतीय, जिनमें कि सभी संप्रदाय के लोग थे, वो विभाजन के विरुद्ध थे, वो विभाजन नहीं चाहते थे। फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों में यह संभव नहीं था कि भारत के विभाजन को टाला भी जा सके। जितना विभाजन नहीं होने के लिए सारे लोग कटिबद्ध थे, उतना ही वर्तमान परिस्थिति ऐसा था, उस समय की हालात ऐसा था कि टालना भी नामुमकिन दिख रहा था। तो विभाजन के लिए कई कारण, उत्तरदायी कारण है, जिसमें कि पहला है सांप्रदायिक कारण, सांप्रदायिक कट्टरता। ठीक है, सांप्रदायिक कट्टरता। अब जो संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, वो उसमें जैसे कि अभी कहते हैं ना कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, तो ये उसमें कट्टरता था। चाहे वो हिंदू हो तो वो कट्टर हिंदू थे, मुसलमान है तो वो कट्टरवादी मुसलमान थे। यानी कि हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहे थे। ये एक शब्द से जो है प्राचीन समय से ही ये चला आ रहा था और ये सबसे जो है गंभीर कारण है सांप्रदायिक कट्टरता। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक नेता कट्टर संप्रदायवादी थे। सामान्य जनता, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, धार्मिक रूप से सहिष्णु थी, लेकिन धर्म के खरे पुजारी और मौलवी इतने भड़काते रहते थे कि सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने का परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुसलमान के बीच द्वेष, मतभेद, असंतोष, परस्पर अविश्वास, सांप्रदायिक दंगे, असहिष्णुता आदि
तीव्रतर होते चले गए और परिणाम यह निकला कि हिंदू और मुसलमान एक ही देश में नहीं रह सका। ये रहा पहला कारण। दूसरा कारण है जिन्ना की हट। जिन्ना जो कि फाउंडर माना जाता है पाकिस्तान का, विभाजन का फाउंडर माना जाता है, तो ये जिन्ना की हठ धर्मी, ये दूसरा कारण है। भारत के विभाजन का दूसरा और सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता। जिन्ना जब मुस्लिम लीग में आया उस समय एक किसी मुसलमान के मस्तिष्क में पाकिस्तान की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जिन्ना जो कि कट्टर हठ धर्मी और संघर्ष के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था, इन्होंने पाकिस्तान की मांग उठाई और हर ऐसी योजना को अस्वीकृत करते चला गया जिसमें कि पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था। मुस्लिम लीग में उसके अलावा कोई अन्य प्रभावशाली नेता भी नहीं था, तो वह समस्त भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं को मानता था और उसने पाकिस्तान निर्माण के लिए हठ कर रखे थे, जिस कारण जो है भारत का विभाजन हो गया। तीसरा जो कारण था वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भी कहा जाता है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो उस समय के विद्वान लोग जानेंगे, उस समय के लोग जानेंगे, लेकिन हमें पढ़ के कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भी भारत के विभाजन में जिम्मेदार है, कारण है। तो भारत के विभाजन के लिए स्वयं कांग्रेस भी उत्तरदायी नहीं था, यहाँ तक तो समझ में है। कांग्रेस की नीतियाँ सदैव मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने में लगी रही। गांधी जी ने तो मुस्लिम लीग और जिन्ना के समक्ष हथियार डाल रखे थे। वे अंग्रेजों के साथ किसी भी समझौते से पूर्व यह चाहते थे कि जिन्ना भी उससे सहमत हो जाए और इसके लिए बड़े से बड़े हित की कुर्बानी देने को तैयार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं गांधी जी और कांग्रेस जिन्ना को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानते थे, अन्यथा मुसलमानों के हितों के लिए केवल जिन्ना को ही महत्व क्यों दिया गया, जबकि अन्य राष्ट्रवादी मुसलमान नेता भी विद्यमान थे। कांग्रेस को स्वयं के सभी वर्गों की संस्था होने पर संदेह था, अन्यथा उसके नेताओं को ब्रिटिश सरकार से कहना चाहिए था कि उनकी संस्था संपूर्ण राष्ट्र और सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती है, अतः उनके साथ ही वार्ता और समझौता किया जाए। इसके विपरीत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और जिन्ना को अनुचित और आवश्यकता से अधिक महत्व देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिसे कि भारत विभाजन का कारण माना जाने लगा। अगला पॉइंट्स है भारत के विभाजन में जो जिम्मेदार कारण है, जो उत्तरदायी कारण है, वो है ब्रिटिश सरकार की धूर्त नीति। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो सारी धूर्त की धूर्त थी, एक भी नीति जो है सही नहीं था। जिन्ना और मुस्लिम लीग को इतना अधिक महत्व देना भारतीय नीति की एक चाल थी, ब्रिटिश नीति की एक चाल थी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक वे हिंदू और मुसलमानों में फूट डाले रखेंगे तब तक इस देश में उनके शासन को कोई खतरा नहीं है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की नीतियां अपनाकर भारत के विभिन्न संप्रदायों में फूट डालने का सफल प्रयास किया। मुस्लिम लीग को हर जगह आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे विधान परिषदों के निर्वाचन हो या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या अंतरिम सरकार। मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की यह नीति थी कि यदि भारत एक ही राष्ट्र बना रहा तो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, अतः भारत को निर्बल बनाने के लिए इसका विभाजन कर दिया जाए। विभाजित राज्य आपस में संघर्षरत रहेंगे और कभी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण ब्रिटिश जो है हमेशा फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाए। पांचवा जो कारण था भारत का विभाजन का, वो है अंतरिम सरकार की असफलता। जो अंतरिम सरकार
1946 के आरंभ में बनाई गई अंतरिम सरकार ने पहले कांग्रेस शामिल हुआ, फिर बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। आपसी वैमनस्य, द्वेष, विश्वास अविश्वास, असंतोष के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह अंतरिम सरकार असफल हो गई, जिससे सभी पक्षों के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू मुसलमान अब एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकता और देश को विभाजन कर दिया गया। तो अंतरिम सरकार की असफलता भी देश के विभाजन का एक कारण, प्रमुख कारण है। अगला है विभाजन एक आवश्यक बुराई। विभाजन तो हुआ और एक आवश्यक बुराई कैसे है? विभाजन ही तो बुराई है। तत्कालीन परिस्थितियों में एक बुराई होते हुए भी विभाजन एक आवश्यक बुराई था। जिन्ना और उसके नेतृत्व में मुसलमान पाकिस्तान बनाने के लिए हर प्रकार के हिंसात्मक और आतंकवादी कार्यवाही करने के लिए आमदा थे। स्वयं अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को इस मांग के लिए उकसाया था और ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी भारत की एकता का प्रयास करते तो समस्त राष्ट्र में अराजकता फैल जाती थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है भारत के विभाजन का जिम्मेदार कारण, वो है राष्ट्रवादी की नीति गलत। राष्ट्रवादी की गलत नीतियां भी भारत के विभाजन का उत्तरदायी कारण है। राष्ट्रवादी मुसलमान धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और देश को एकता के लिए वे सभी कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। परिणामतः सभी कट्टरपंथी विभाजनवादी और असहिष्णु मुस्लिम नेता ही मुस्लिम लीग में रह गए। मुस्लिम लीग को भारत की अखंडता के लिए तैयार करते और कट्टरपंथी नेताओं को दबाकर लीग का स्वरूप राष्ट्रवादी और देश की अखंडता का समर्थक बनाते तो यह संभव था कि देश का विभाजन ना होता। एक और कारण लॉर्ड इटली के घोषणा एवं माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड इटली की घोषणा और माउंटबेटन का प्रभाव भी जिम्मेदार कारण है। लॉर्ड इटली ने घोषणा की थी कि यदि भारत के राजनीतिक गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकलता है तो ब्रिटिश सरकार किसी को भी सत्ता सौंपने के लिए स्वतंत्र होगी और आवश्यक रूप से सत्ता हस्तांतरित कर देगी। इसके लिए जून 1948 तक भी इंतजार न करके 47 में ही सत्ता हस्तांतरित करने की बात की गई थी। इस घोषणा से कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादियों ने विचार किया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा नीति पर ही कार्य किया तो देश में अराजकता फैल जाएगी, अतः उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव भी कांग्रेस द्वारा विभाजन को अस्वीकार करने में निर्णायक रहा। माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे और 1-2 माह में ही भारत के तत्कालीन स्थिति को देखते हुए वे जो है उन्होंने उसका अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि बिना विभाजन के भारत की समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये जो है उनका कहना हुआ। अतः उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को अपने ठोस तर्कों से विभाजन स्वीकार करने के लिए तैयार किया। विभाजन के लिए उत्तरदायी उपरोक्त वर्णित कारणों का अध्ययन करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर यही है कि विभाजन अनिवार्य था और यह माना जा सकता है कि विभाजन एक बुराई भी थी। इससे देश विभाजित और कमजोर हुआ, करोड़ों लोगों बेघर हुआ और संपत्तिहीन भी हो गए, हजारों लोगों की जानें चली गई। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण यदि भारत का विभाजन नहीं किया जाता तो भारत की स्थिति इतनी भयावह होती कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये रहा भारत के विभाजन का कारण।